हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड वेलकम टू मेंटेस गैलेक्सी। ये वीडियो थर्मोडायनामिक लेक्चर की पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट पार्ट बिफोर वॉचिंग दिस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। तो अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ लिया है। बेसिक टर्म्स जो हमें थर्मोडायनामिक्स में यूज करनी है वो हमने देख लिया है। और अब आगे जो हम देखने वाले हैं वो है कि हमने वर्क डन देखा हुआ था। हमने एक सेकेंड, पिछले वीडियो में हमने वर्क डन और इंटरनल एनर्जी, हीट, ये सारी चीजें हमने देख रखी है। इंटरनल एनर्जी, हीट, ये सब चीजें हमने देख ली है। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्क डन के ग्राफ के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देन इंथैल्पी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। देन हीट कैपेसिटी के बारे में कुछ देखेंगे और थर्मोकेमिस्ट्री में फाइनली हम एंटर करेंगे। और फिर उसके बाद इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन करके यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। थर्मोकेमिस्ट्री इटसेल्फ इज अ बिग पार्ट, तो इसको हम लोग एक बार में कवर नहीं करेंगे। यहाँ से मैंने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया है, इसका थोड़ा सा पार्ट आपका इस वीडियो में रहेगा और बाकी का पार्ट जैसे कि हेसेस लॉ है आपका, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो आप अब हम देखेंगे, हमने वर्क डन के बारे में तो पढ़ा था। वर्क डन को हम लोग डिनोट करते हैं W से। ओके, वर्क डन को हम लोग डिनोट करते हैं W से। अब वर्क डन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वर्क डन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं P वर्सेस प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। ओके, P वर्सेस V ग्राफ में हम लोग वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है ये, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये देखो, वर्क डन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ हम लोग अभी सबसे पहले इरिवर्सिबल वर्क के बारे में बात करेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछती हूँ। तो हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में देखा हुआ है। इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P/dV। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, -P/dV। और अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करके लिखूं तो इट विल बी V2 माइनस V1। ठीक है, dV का मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। अब अगर चेंज बड़ा हो तो हम लोग V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये आपका वर्क डन, इरिवर्सिबल वर्क डन है, तो हम लोग इसको इरिवर्सिबल लिख देंगे यहाँ पे। ओके, अब देखो इसको अगर मुझे ग्राफिकली प्लॉट करना हो तो मैं कैसे करूंगी? ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे y एक्सिस में प्रेशर लेंगे और x एक्सिस में हमारा है वॉल्यूम। ठीक है, x एक्सिस में हमारा क्या है, वॉल्यूम, और y एक्सिस में प्रेशर। क्लियर? अब देखो, मान लो ये जो प्रेशर है ये क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है। ये P क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी ये सब पढ़ा रखा है, प्लीज उसको जाके देखो, उसके बाद यहाँ पे आके समझो। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, -P2 ब्रैकेट में V2 माइनस V1। ओके, अब देखो P2 मान लो मैंने यहाँ पे कहीं पे ले लिया, या फिर थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे आपका P2 है। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, ये क्या है, आपका P2 है। ओके, और मैंने क्या लिया, V2 और V1 को मैं कहा मानूंगी, V2 और V1 आपका हो जाएगा ये वाला और ये वाला। ठीक है, मान लो ये आपका V2 है और ये आपका है V1। ओके, मतलब क्या है आपका यहाँ पे, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे ही आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो ये पिस्टन बना हुआ है, ये पिस्टन में क्या है, अभी बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है। पहले वाले डायग्राम में क्या है, जब V2 है तो बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है वो। ठीक है, फिर
V2 से वो V1 में जा रहा है, उस टाइम पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है, उसका प्रेशर जो है कम हुआ होगा, तभी ना वॉल्यूम बढ़ा, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर आपका कम है। लेकिन इरिवर्सिबल वर्क के लिए हमने पढ़ा था कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। इरिवर्सिबल वर्क के लिए हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ में पुट करें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका P2 है, P2 मतलब ये वाला पार्ट है ना, ये यहां से अगर मैं ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, दिस इज योर P2, दिस लाइन इज योर P2। अब V2 माइनस V1 कौन सा पोर्शन है, V2 माइनस V1 कौन सा पोर्शन है, V2 माइनस V1 यानी कि आपका ये देखो यहां से लेके यहां तक के पोर्शन को हम लोग V2 माइनस V1 बोल सकते हैं, राइट। अब ये पोर्शन से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचू, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ओके, दिस इज योर V1, ठीक है, ये V2 है और ये V1 है। अब देखो ये क्या है आपका, मान लो ये L है और ये वाला पार्ट आपका B है, तो हो गया ना ये L इंटू बी। L इंटू बी क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे भी ये रेक्टेंगल बन गया एक, जिसका लेंथ मान लो ये है P2 और ब्रेथ मान लो आपका ये वाला, सॉरी लेंथ आपका है ये डेल्टा V, या फिर बोल सकते हो V2 माइनस V1 और ब्रेथ आपका है P2, ओके। तो देखो ये क्या बन गया आपका, एक रेक्टेंगल बन गया, है ना, ये आपका क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये रेक्टेंगल के अंदर का जो एरिया है, ये जो रेक्टेंगल के अंदर का एरिया है, दिस रिप्रेजेंट्स योर वर्क डन। इज दैट क्लियर, दिस रिप्रेजेंट्स योर वर्क डन। तो अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन वर्क डन इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, सो हाउ विल यू से इट, तो ग्राफिकल टर्म्स में वर्क डन जो होता है वो होता है एरिया अंडर द प्लॉट ऑफ P एंड V, P वर्सेस V प्लॉट पे आपका जो एरिया होता है दैट विच इज कॉल्ड योर वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग W को लिख सकते हैं एरिया अंडर द प्लॉट ऑफ P वर्सेस V डायग्राम, ठीक है, एरिया अंडर द प्लॉट ऑफ P वर्सेस V डायग्राम। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो मतलब वर्क डन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, एरिया अंडर द कर्व को हम लोग क्या बोल देंगे, वर्क डन बोल देंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया इरिवर्सिबल के केस में। रिवर्सिबल के लिए अगर हमें वर्क डन रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, अगेन यहाँ पे हम लेंगे P, y एक्सिस में P और x एक्सिस में आपका V, ओके। ये मान लो आपका P2 है, ये आपका V1 है, ये आपका V2 है, ओके, जस्ट पहले जैसे, ठीक है। पिस्टन में आपका V1 पहले था और ये धीरे 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 वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सपेंशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सपेंशन हो रहा है। अब देखो रिवर्सिबल के केस में हमारा प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, रिवर्सिबल के केस में प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, तो सबसे पहले हमें लिख लेना है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इरिवर्सिबल सॉरी रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, माइनस nRT ln V2 बाई V1, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू से वन थिंग, मैंने पिछले वीडियो में फॉर्मूला में यहाँ ये वाले पार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, तो आप लोग उस वीडियो में वापस जाओ और थोड़ा करेक्शन कर लेना, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मूला इज वर्क डन, रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस nRT ln V2 माइनस V2 बाई V1,
ओके, अब देखो इतना तो हो गया। अब यहाँ पे ये ln का जो प्लॉट है, ये ln का प्लॉट कैसा होता है, हमने पढ़ा हुआ है ln का प्लॉट ऐसा होता है, ठीक है। ln का प्लॉट अगर मुझे प्लॉट करना हो किसी भी ग्राफ में तो वो ऐसा होता है, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है माइनस एनआरटी वाला पोर्शन, ये पोर्शन होता है आपका कांस्टेंट। एन कांस्टेंट होगा आपका, आर आपका रियल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर रिवर्सिबल के केस में हम लोग कांस्टेंट ही पुट करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो ये वाला हमारा हो गया फॉर्मूला। इसके केस में फिर क्या हो जाएगा हमारा वर्क, ये वर्क डन ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि मान लो ये तो आपका P2 है, यहाँ पे हमने इसको ले लिया P2। अब जब ln है तो वो कर्व ऐसा जाएगा, मतलब ये मटक के जाएगा, बिल्कुल मटक के कहाँ तक जाएगा, एक किसी दूसरे वॉल्यूम तक जाएगा, ठीक है। वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करूं, ठीक है। ये आपका जाएगा P2 से गया लेट सपोज P1 पे गया, ठीक है। अब आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो पहले जिस प्रेशर पे था अब किसी और प्रेशर पे आएगा, उसका प्रेशर चेंज हुआ है, ठीक है। उसका प्रेशर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो ये जो प्रेशर चेंज होके जो हुआ, लेट सपोज इट टू बी अ P1, ओके। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, P1 हो गया। अब इस केस में रिवर्सिबल के केस में वर्क डन जो होता है ग्राफिकली हम लोग एरिया अंडर द कर्व, फिर क्या निकलेगा, ये वाला पोर्शन निकलेगा, ठीक है। रिवर्सिबल के केस में वर्क डन ग्राफिकली हम लोग ये वाले एरिया को दिखाएंगे। इज दैट क्लियर। अब इस वाले पार्ट में हम कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में गए, यहाँ पे हम लोग पहला हमारा स्टेट था, यानी कि ये वाला हम लोग मान लेते हैं स्टेट ए और ये मान लेते हैं स्टेट बी। तो स्टेट ए से स्टेट बी में हम लोग गए हैं। तो स्टेट ए में क्या था, P1 कॉमा V1 कॉमा T, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट था, ठीक है। स्टेट 2 में क्या था आपका P2 कॉमा V2 कॉमा T आपका पहले जो था अभी भी वो वही रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। तो स्टेट ए से स्टेट बी में हम लोग आ गए, ओके। सो दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क फॉर रिवर्सिबल वर्क, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हमने देखा था कि ये यूजुअली मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें इनफाइनाइट स्टेप होता है। तो इस केस में हमने पर्टिकुलरली मान लिया है कि ये वन स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। पर्टिकुलरली हमने मान लिया है वन स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। ये वन स्टेप प्रोसेस हमने यहाँ पे मान लिया है। अगर आप मल्टी स्टेप मानते तो यहाँ पे बस आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं आपके, ठीक है, और कुछ इफेक्ट यहाँ पे नहीं आता, एरिया अंडर द कर्व सेम ही आएगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने वर्क डन के जो जो फॉर्मूला अभी तक पढ़े हुए हैं, मैं एक बार फटाफट से इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका, ठीक है। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन P dV, ओके। नेक्स्ट आपका क्या होता है, अगर हम रिवर्सिबल वर्क की बात करें तो रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला भी हमने देखा, माइनस NRT ln V2 बाई V1, ठीक है। अब रिवर्सिबल वर्क का एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपको नोट डाउन करना है। रिवर्सिबल वर्क का आपका एक और फॉर्मूला होता है -nRT ln P1 बाई P2। देखो इस वाले फॉर्मूले में जो आपका वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में था और इस वाले फॉर्मूले में आपका प्रेशर के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, वर्क डन का इरिवर्सिबल का फॉर्मूला देखा था, है ना। इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला देखा था। इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारा, माइनस P2 इंटीग्रेशन ऑफ dV था,
इंटीग्रेशन की जगह पे हम या तो यहाँ पे dv लिख दे, या फिर हम लोग लिख सकते हैं माइनस P2 V2 माइनस V1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो ये वाला आपको लग रहा होगा यहाँ से P से V कैसे आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो हमने V2 बाई V1 का डेरिवेशन किया हुआ था, पर यहाँ पे P1 बाई P2 कैसे आ गया। तो इसका रीजन है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिराइव कर ले। देखो इस प्रोसेस में, रिवर्सिबल के केस में हमने क्या माना हुआ था कि द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। ठीक है, हमने क्या माना था, प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, एक मिनट, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्या होता है, आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल केस में क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ओके, अब देखो अगर मैं V2 बाई V1 अगर मैं निकालना चाहूँ, V2 बाई V1 निकालना चाहूँ तो उसका वैल्यू कितना आएगा, P1 बाई P2 आएगा, सिंपल। अब ये V2 बाई V1 का वैल्यू यहाँ पे आप लाके पुट कर दो, बस आपका हो गया। ठीक है, यहीं से आपका डेरिवेशन हो गया कि कैसे ये वाला इक्वेशन आया। ठीक है, तो चलो इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब वी आर रेडी टू सी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बोलता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम या फिर यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मान लो ये पूरे सिस्टम का इंटरनल एनर्जी मैंने मान लिया डेल्टा यू है। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जीज मैंने बताया था बहुत सारी एनर्जीज को मिला के बनता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी को मिला के बनता है। सिंस हम लोग इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डेल्टा का यूज करते हैं, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग निकालते हैं, ना कि इंटरनल एनर्जी का पर्टिकुलर एक वैल्यू। ठीक है, हम लोग क्या निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, अब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये कैसे निकलता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q, या फिर आप स्मॉल q लिखो। Q मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, Q प्लस W। ओके, Q प्लस W को मिला देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है आपका, इस सिस्टम से कितना काम करवाया गया। ठीक है, कितना काम करवाया गया, इस सिस्टम ने कितना काम किया, प्लस कितना उस पे हीट दिया गया या लिया गया। लेट सपोज अभी मैं सिर्फ उससे ले रही हूँ। ठीक है, अभी मैं उससे सिर्फ ले रही हूँ। ठीक है, मान लो ये सिस्टम ने कुछ एक वर्क किया, W अमाउंट ऑफ वर्क किया, और साथ ही में कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी उसने रिलीज करा। ठीक है, हीट भी उसने रिलीज करा, तो आपका इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ, इन दोनों को जब आप सम कर दोगे तो वो निकल जाएगा कि कितना उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ। या फिर अगर आप ऐसे समझो, मान लो W अमाउंट ऑफ वर्क इस सिस्टम पे किया गया। ठीक है, W अमाउंट ऑफ वर्क इस सिस्टम पे किया गया, और कुछ एक अमाउंट ऑफ हीट, Q अमाउंट ऑफ हीट इसमें दिया गया, तो टोटल इंटरनल एनर्जी उसका कितना बढ़ गया, कितना इंटरनल एनर्जी उसका बढ़ा, वो कितना बढ़ा, Q प्लस W बढ़ा। एक तो हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ा उसका, और वर्क डन की वजह से उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा। ठीक है, तो जो चेंज निकला पहले जितना था और अब कितना है, ये चेंज आपका निकलेगा Q प्लस W से।
ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसको एकदम याद कर लो अच्छे से। नींद में भी कोई उठा के बोले कि क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको बस बोल देना है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इज दैट क्लियर? चलो, इतना हो गया। अब देखो, मान लो यहाँ पे मैं कहूं कि दिस लेट द चेंज बी वेरी स्मॉल। ठीक है, मैंने बोला लेट द चेंज बी वेरी स्मॉल। अगर चेंज बहुत स्मॉल हुआ तो क्या हो जाएगा, ये जो डेल्टा का जो वैल्यू, ये डेल्टा का जो साइन है ना, ये बन जाता है डेरिवेटिव के साइन से एक्सचेंज हो जाता है। जब भी चेंज अगर बहुत कम छोटा होता है तो डेल्टा का साइन किस में चेंज हो जाता है, डेरिवेटिव के साइन में। तो क्या हो जाएगा हमारा डी यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका हीट भी बहुत कम यूज हो रहा है तो हम क्या बोले, यहाँ पे हीट को भी डी क्यू लिखेंगे और वर्क डन को भी डी डब्ल्यू लिखेंगे। इज दैट क्लियर? चलो, अब देखो, हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी डीवी। वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या है, एकदम जनरल फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू माइनस पी डीवी। अब इस वर्क डन के वैल्यू को अगर मैं ये इक्वेशन 1 में पुट करूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे रुको, एक और मैं स्लाइड ऐड करती हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेल्टा यू जो है वो क्या बन जाएगा, डी क्यू माइनस ऑफ पी डीवी, ये हो जाएगा, है ना। अब बताओ, यहां पे अगर मैं बोल दूं एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, उस प्रोसेस में वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हमें पता है dv जीरो हो जाता है, मतलब चेंज इन dv नहीं होगा, चेंज इन dv जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका dv का वैल्यू जीरो हो गया। अगर कांस्टेंट v बोले तो dv का वैल्यू जीरो, कांस्टेंट p बोले तो dp का वैल्यू जीरो, कांस्टेंट t बोले, टेम्परेचर बोले तो dt का वैल्यू जीरो। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल थिंग है ये। ठीक है, तो चलो, यहाँ पे आपका कांस्टेंट v बोला है तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, dv क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर dv जीरो हो गया तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली dq। ठीक है, एंड दिस dq इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जो हीट है, हीट रिलीज्ड, ये जो हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अपने इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करेगा, या फिर अगर वो एब्जॉर्ब हुआ तो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर वो रिलीज हुआ, अगर पहले मैं लिख देती हूँ उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज, इट्स डेल्टा यू। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिक्रीजेस और इंक्रीजेस इट्स, यहाँ पे इट्स होगा इंटरनल एनर्जी। मतलब मान लो अगर हीट रिलीज हो रहा है, अगर मैंने बोला हीट रिलीज हो रहा है सिस्टम से कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो क्या करेगा वो, इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करेगा। इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। हीट रिलीज करने से क्या होगा, उसका डेल्टा क्यू का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, है ना।
यहाँ पे अगर ये हीट रिलीज होगा तो डी क्यू आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, जिसके वजह से आपका डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अब आपको पता है डेल्टा यू का वैल्यू अगर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डेल्टा यू डिक्रीज हो रहा है। अगर डेल्टा यू का वैल्यू पॉजिटिव होता तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वो चीज बढ़ रहा है। ठीक है, अब सिंस ये डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये सोलो हीट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डेल्टा यू जो है सोलो हीट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब अगर वो एब्जॉर्ब हो रहा होता, हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा होता तो डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, डी क्यू का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता और उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा होता, बढ़ गया होता। ठीक है, इंटरनल एनर्जी बढ़ गया होता। यहां तक समझ में आया, क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पे हमने लिया हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आपको किसी सिस्टम का, कोई एक सिस्टम है यहाँ पे, इस सिस्टम का अगर आपको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी निकालना है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी हमने इतना नौटंकी क्यों किया उसमें, क्योंकि हमें एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का वैल्यू चाहिए था। इंटरनल एनर्जी का हमने वैल्यू निकालने की कोशिश की, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिया। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने देखा अगर एक सिस्टम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस सिस्टम में जितना हीट इसने एब्जॉर्व किया या जितना हीट इसने रिलीज किया उतना ही उसका इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। ठीक है, उतना ही उसका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। आप डेल्टा यू का वैल्यू तो निकालोगे, लेकिन आपको शर्त क्या है, आपको प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम में करना होगा। ठीक है, अब आपके लैब्स में प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही आप किसी सिस्टम को हीट करोगे तो वो नेचुरली एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो पता ही है हीट करने से नेचुरली कोई भी चीज एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो हमें ऐसा कोई प्रॉपर्टी चाहिए था, हमें ऐसा कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी चाहिए जिसमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं बल्कि एट कांस्टेंट प्रेशर हो। ठीक है, हम ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए जो कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम ना करे, वो एट कांस्टेंट प्रेशर पे काम करे। क्योंकि देखो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह कॉमन है, हर जगह कांस्टेंट है। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो हमें अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई ताम झाम करके एक कोई इंस्ट्रूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी प्रेशर कांस्टेंट है सब जगह, तो बस नॉर्मल एक्सपेरिमेंट कर लेंगे और हो जाएगा, हमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें एक ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए जो कांस्टेंट प्रेशर पे हमें वैल्यू दे दे। ठीक है, तो ऐसा प्रॉपर्टी क्या है, ऐसा प्रॉपर्टी है आपका इंथैल्पी। ठीक है, ऐसा प्रॉपर्टी है आपका इंथैल्पी। अब इंथैल्पी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ। यहाँ पे मान लो ये आपका फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है। मान लो आपका डेल्टा क्यू जो है वो +60 है और वर्क डन जो है वो आपका -30 है। तो आपको बताना है कि इंटरनल एनर्जी कितना है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कितना है। वीडियो पॉज करो और फटाफट बताओ। चलो, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे 60 किलो जूल एनर्जी आपका जो है वो सिस्टम में आया, 60 किलो जूल एनर्जी आपका सिस्टम में आया और यहाँ से 30 किलो जूल वर्क डन उसने कर दिया। ठीक है, 30 किलो जूल उसने क्या किया, वर्क डन कर दिया उसने। तो यहाँ पे आपका डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्यू का वैल्यू 60 दिया है, वर्क डन का वैल्यू 30 दिया है, सॉरी -30 दिया है, -30 करेंगे, आंसर आपका 30 किलो जूल आएगा। क्लियर, ये आपका हो गया डेल्टा यू का वैल्यू। ठीक है, चलो आगे देखो। अच्छा, तो ये रहा हमारा प्यारा सा पैरामीटर जिसको हमने बोला कि ये हमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपना वैल्यू बता के देगा। ठीक है, अब कैसे बता के देगा, चलो देखते हैं। और ये है ही क्या, इंथैल्पी है क्या चीज, इसको तो पता लगाना पड़ेगा ना। तो चलो पता लगाने के लिए छोटा सा डेरिवेशन है, फटाफट से देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान लगा के मन शांत करके देखना।
चलो, अगर मैं आपको बोलूं आपके पास पीवी है, ठीक है, पीवी को आपने क्या किया, डेरिवेट किया, पीवी को आपने क्या किया, डेरिवेट किया, तो क्या होगा, एक बार पी को कांस्टेंट रख के बी वी को डेरिवेट करेंगे और एक बार वी को कांस्टेंट रख के पी को डेरिवेट करेंगे, यही करते हैं ना हम लोग। पी को कांस्टेंट रखा, वी को डेरिवेट किया, प्लस वी को कांस्टेंट रखा, पी को डेरिवेट किया, यही करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से अगर मैं देखूं, देखो ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, ये क्या है हमारा, ये कुछ जाना पहचाना सा ना, तो इसको अलग रखेंगे, इसको अलग रखेंगे और ये डीवी को भेज देंगे उस साइड, ठीक है, इक्वल्स टू के एक तरफ भेज देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी डी वी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, वी डी पी माइनस डी ऑफ पीवी, ठीक है, समझ में आया। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, पीछे वाले को भूल जाओ, अब यहाँ पे देखो, अब देखो ये हमारा कहाँ था, जरा याद करो, ये हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, हमने लिखा था ना यहाँ पे, ये देखो, ये वाला हमारा, मान लो इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1, ठीक है, ये वाला इक्वेशन है इक्वेशन 1, ठीक है, यहाँ पे पीडीवी है, अगर यहाँ पे ये पीडीवी का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दे तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग ये पीडीवी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगी पुटिंग 2 in 1, ठीक है, क्या हो जाएगा फिर आपका, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, डी क्यू था वहां पे, डी क्यू माइनस डीपी प्लस वीडीपी, वहां पे ओवरऑल माइनस था, ठीक है, तो मैंने साइन चेंज कर दिया एक बार में ही, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ये डीवी को यहाँ रहने देंगे, सिर्फ ये डी पी वी को उस तरफ भेजेंगे, ठीक है, क्यों भेज रहे हैं, रुक जाओ जरा, तो यहाँ पे ये जो डी है ना, डेल्टा नहीं होगा, ये होगा, डेरिवेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको भेज दो उधर, क्या करना है, इसको भेज देना है उधर, क्या हो जाएगा वहां जाके, डी यू प्लस डी पी वी होगा ना, पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, डी क्यू प्लस वी डी पी, क्लियर। अब देखो ये दोनों डेरिवेटिव में है, u भी डेरिवेटिव में है, pv भी डेरिवेटिव में है, कॉमन कर लेते हैं ना इसको, अलग अलग क्यों ही रखना, दोनों ही अपने जात के हैं, एक साथ रख लो, ठीक है, यहाँ पे u प्लस pv आ गया, क्लियर। यहाँ पे क्या बचा आपका, dq प्लस v dp। अब देखो ये आपका इक्वेशन बनके तैयार है, तो आपको लग रहा होगा क्या ही है ये खोज पोंछ, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसा खास तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिखाती हूँ, रुको, देखो ये जो चीज है u, u आपका क्या है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ठीक है, p क्या है आपका, p और v क्या है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ठीक है, तो ये सारा मिला के ये क्या है, ये सारा स्टेट फंक्शन है, तो ये ओवरऑल भी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन होगा, इज दैट क्लियर, ये सारा मिला के क्या हो जाएगा, एक स्टेट फंक्शन हो जाएगा। अब स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर कोई भी सिस्टम है तो उस सिस्टम का ये वैल्यू कॉमन रहेगा, उस सिस्टम का ये वैल्यू निर्धारित रहेगा, ठीक है, एकदम फिक्स्ड रहेगा वो वैल्यू उस स्टेट के लिए, ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ये जो चीज है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी, क्या बोलते हैं, इंथैल्पी, ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख दे, लेट मी ड्रॉ अ लाइन हियर, आप लोग के पास जगह है, आप लोग दूसरे पेज में लिखना, कंजूसी नहीं करना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये जो आपका U प्लस पीवी आपका क्या है, इंथैल्पी है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसके जगह पे इंथैल्पी लिख देंगे,
डेल्टा एच इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा फिर डी क्यू प्लस वी डी पी, ठीक है, डी क्यू प्लस वी डी पी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोल दूं कि प्रेशर कांस्टेंट ले लो तो आपका क्या आ जाएगा? अगर मैं बोलूं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? डीपी आपका क्या होता है? 0 हो जाएगा। कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म, इसका वैल्यू 0 मतलब ये पूरा टर्म का कहानी खत्म। क्या होगा आपका? बचेगा क्या? डी क्यू बचेगा सिर्फ एट कांस्टेंट प्रेशर। यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था कि एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मिल जाए जो कांस्टेंट प्रेशर पे हमें वैल्यू बता के दे, ठीक है, सिर्फ हीट चेंज होने से एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का वैल्यू बता के दे। तो लीजिए आपका वैल्यू आ गया। समझ में आया? समझ में आया? चलो अब इस इंथैल्पी के बारे में एक दो चीज देख लेंगे। देखो सबसे पहले तो तुम ये जान लो, ये जो इंथैल्पी है, ये जो आपका इंथैल्पी है, ये होता है आपका फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, और जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है वो आपका फंक्शन होता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हो सके तो इसको याद रखना, नहीं रख सको तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमने क्या निकाला है? ये वाला निकाल के रखा है। अब देखो ये वाले इक्वेशन का आपका मतलब क्या है, इसको मैं जरा पीछे लिख दूं, ठीक है, इसको मैं जरा पीछे लिख दूं, मतलब नेक्स्ट पेज में लिख दूं। क्या था हमारा? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डी क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम नॉट प्रेशर। हमें वॉल्यूम सॉरी प्रेशर नॉट वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंज, wait, at constant pressure heat exchange by a system is used to change the enthalpy, is used to change या exchange the enthalpy। समझ में आई बात? समझ में आई? मतलब क्या हो गया आपका? डेल्टा एच का वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका? जो भी इस केस में अब क्या हो रहा है आपका, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट चेंज हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? हीट चेंज जो हो रहा है वो क्या कर रहा है? वो इंथैल्पी को चेंज कर रहा है, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी आपका हीट चेंज हो रहा है वो आपके इंथैल्पी को जाके चेंज कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? चलो बढ़िया है। ये आपका इंथैल्पी का कहानी खत्म। एक्चुअली खत्म नहीं, इंथैल्पी अभी हम लोग और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है इंथैल्पी में। कहाँ पढ़ेंगे? जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखेंगे, इंथैल्पी ऑफ अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए क्या क्या इंथैल्पी होती है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और भी बहुत कुछ है, वहां पे देख लेंगे, ठीक है। अभी टेंशन नहीं लेना। अभी हम क्या देखेंगे? हीट कैपेसिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? हीट कैपेसिटी। एक मिनट रुको जरा। चलो हीट कैपेसिटी देखेंगे। हीट कैपेसिटी क्या होता है? चलो इसका सबसे पहले प्यारा से एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, टू इंक्रीज, इंक्रीज मतलब पता ही है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम,
increase the temperature of the system, क्या increase the temperature of a system or substance by unity, by unity. Unity is known as heat capacity. फुल फॉर्म आप लिखोगे, ठीक है, या फिर मैं उसको सी लिख देती हूँ, सिर्फ खुद से करो, ठीक है। Amount of heat required to increase the temperature of the system by unity is known as heat capacity. मतलब आपको कितना हीट लग रहा है एक सिस्टम का टेम्परेचर को एक यूनिट से बढ़ाने में, यानी कि अगर आप डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहे हो टेम्परेचर को, तो आपको कितना हीट देना पड़ रहा है उस सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में आपको कितना हीट देना पड़ रहा है उस सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड योर हीट कैपेसिटी। क्लियर? चलो अब हीट कैपेसिटी का प्यारा सा एक फॉर्मूला देख लेते हैं। हीट कैपेसिटी सी, हीट कैपेसिटी को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बोला मैंने? हीट पर यूनिट टेम्परेचर, ठीक है। रैंडम लैंग्वेज में आपको क्या बोल सकते हो? हीट पर यूनिट टेम्परेचर इज योर हीट कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? चलो अब देखो, आपका जो हीट कैपेसिटी है वो 2 टाइप का है, ठीक है। आपका जो हीट कैपेसिटी है वो आपका 2 टाइप का है। क्या क्या टाइप का है? पहला है, यहाँ पे मैं लिख दूं, 2 टाइप्स का हीट कैपेसिटी होता है। वेट, 2 टाइप्स का हीट कैपेसिटी होता है। क्या क्या होता है? एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर वाले को सी पी बोलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले को सी वी बोलेंगे, ठीक है। कुछ सुना सुना लग रहा है? आपने सुना होगा सीपी सीवी, फलाना ढिमकाना, अभी ये सब बहुत चलेगा, सीपी सीवी बहुत चलेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से कहानी जो है वो शुरू होता है, ठीक है। तो सीपी, अगर मैं बोलूं सीपी क्या है, सीपी को अगर मुझे डिफाइन करना हो, कुछ भी नहीं, आपको सी का फॉर्मूला पता है, डी क्यू, क्या है आपका सी का फॉर्मूला? डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। उसी में अगर मैं आप प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, मतलब यहाँ पे ये हीट को मैं कांस्टेंट प्रेशर पे कर दूं, टेम्परेचर पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो, ठीक है। तो हीट पे इसको अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे लगा दूं, तो यही आपका हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब डी क्यू एट कांस्टेंट पी, कहीं पे देखा देखा लग रहा है आपको? डी क्यू एट कांस्टेंट पी नहीं लग रहा है तो मैं दिखा देती हूँ, देखो डी क्यू एट कांस्टेंट पी दिख गया, याद आ गया? डी क्यू एट कांस्टेंट पी क्या है? ये इंथैल्पी है जिसके लिए हमने इतना नौटंकी किया था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी क्यू एट कांस्टेंट पी को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच, हमारा फेवरेट इंथैल्पी, ठीक है, बाई डी टी। तो सीपी आपका क्या निकल के आ गया? सीपी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई डी टी, ठीक है। ये आपका हो गया आपका फॉर्मूला सीपी का, और ये होता है एक्चुअली होल एट कांस्टेंट पी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं सीवी निकाल के दिखाओ, तो फिर से वही करो, डी क्यू डी टी, सी का फॉर्मूला तो यही है डी क्यू डी टी, उस पर लगा देंगे हम वी, ठीक है। अब टेम्परेचर पे डी टी पे वी लगा के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उस पर कोई वेरिएबल, उस पर कोई असर करता नहीं है वो, तो लगाएंगे सिर्फ इसके ऊपर, ठीक है। अब डी क्यू एट कांस्टेंट वी जो होता है, ये क्या होता है? ये होता है आपका
याद करो भाई, दिमाग पे जोर डालो। ये होता है आपका du, ठीक है। ये आपका होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है, सीवी का। सीवी इज इक्वल्स टू डी यू डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, रट्टा मारना शुरू कर दो। रट्टा नहीं मारना है तो समझना शुरू कर दो, ठीक है। रोज सब चीजों को रिवाइज करना शुरू करो। पेन कॉपी लो, दोबारा से लिख लिख के प्रैक्टिस करो। एक बार लिख के देखो खुद से बिना देखे, तब आपको जाके कहीं पे ये याद होगा, ठीक है। ऐसे ही सोचोगे कि आंख से बस देख लिया याद हो जाएगा, नहीं होने वाला। थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अगर आपको कमांड लेना है तो आपको रोज प्रैक्टिस करना होगा। रोज कम से कम 15-20 मिनट इसको दो। इसको एक बार जस्ट पहले पढ़ लो आंखों से, फिर उसके बाद पेन और कॉपी उठाओ और लिखने की कोशिश करो। या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो, जब भी आप कॉपी लो, पढ़ रहे हो, जो जो पढ़ रहे हो उसको एक तरफ लिखते जाओ। आपका दूसरा हाथ चल रहा है, एक आंख आपका रहेगा उस कॉपी में जिस कॉपी में आपका नोट्स है, और दूसरा कॉपी आपका रफ कॉपी में है। आप जो जो देखते जा रहे हो बस उसको यहाँ पे लिखते जाओ, रैंडमली लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। और ये एक बार नहीं, कम से कम आपको मतलब 5-6 बार तो करना ही है। देख देख के लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। और फिर लास्ट में कोशिश करो, आपने क्या क्या पढ़ा है आप आंख बंद करके एक बार, आंख बंद करके नहीं, आई मीन वो कॉपी बंद करके रफ कॉपी में लिखने की कोशिश करो सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देख रहे हो कितना सारा फॉर्मूला है, कितना सारा डेरिवेशन है। अगर रिविजन नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ के। जस्ट वोलाटाइल है और ऐसे छू करके उड़ जाएगा ये सब, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ के, अभी से पढ़ना छोड़ दो। चलो, ये आपका हो गया हीट कैपेसिटी का कहानी खत्म। अब थोड़ा सा डिफाइन विफाइन कर लेते हैं। सीपी को अगर मैं डिफाइन कर दूं, एक को ही करूंगी, एक को आप खुद से करोगे। सीपी क्या हो जाता है आपका? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, सेम जैसे सी के लिए था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द temperature, to increase the temperature of a system by unit T at constant, क्या है आपका Cp है ना, दिख ही रहा है, कांस्टेंट P दिख रहा है, यूनिटी एट कांस्टेंट क्या, प्रेशर कंडीशन। कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे आपका जो हीट रिक्वायर हो रहा है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में, इज कॉल्ड योर Cp। क्लियर? सिमिलरली आपका बस Cv का हो जाएगा। यहाँ पे आपका एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन की जगह पे कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन लिख लेना, हो जाएगा, ठीक है। Cp और Cv का आपका निकल गया, डेरिवेशन भी निकल गया, आपका डेफिनेशन भी लिखवा दिया मैंने, कहानी आपका खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या निकाला था, मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। ये वाला इक्वेशन 1 तो नहीं, या फिर हीट कैपेसिटी है ना, नया है, तो इसके लिए इक्वेशन 1 2 फिर से करते हैं। यहाँ पे अब देखो, मुझे अगर निकालना हुआ डी यू का वैल्यू, तो मैं डी यू का वैल्यू निकाल सकती हूँ सी वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। डायरेक्टली नहीं लिखूंगी, सी वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब डेल्टा टी को कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं ना T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यूज करके आपको बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, अभी तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और सिमिलरली आपका एक निकल जाएगा किससे, इंथैल्पी से भी आपका निकल जाएगा। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू सी पी डी टी। अब सीपी के जगह पे, यहाँ पे डी सी पी तो नहीं होगा, सॉरी, सीपी पे डेरिवेटिव नहीं लगेगा, क्योंकि सीपी क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए, कांस्टेंट पे डेरिवेटिव नहीं लगता है। तो यहाँ पे T2 माइनस T1, तो डेल एच इज इक्वल्स टू
Cp इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दे देगा, हीट कैपेसिटी का वैल्यू दे देगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे देगा, कांस्टेंट प्रेशर पे दे देगा, आपको उसके अकॉर्डिंग डेल्टा यू और डेल्टा एच का वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से निकाल के दे देना है। समझ में आया? क्लियर? अब देखो यहाँ पे हीट कैपेसिटी से रिलेटेड एक और चीज है। क्या चीज है बता देते हैं। एक और फॉर्मूला होता है आपका, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू क्या होता है पता है? NR होता है। R ये कौन सा वाला है? रियल गैस कांस्टेंट वाला R है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं, आप लोग के ऊपर भरोसा नहीं है। R क्या है? रियल गैस कांस्टेंट है। और N क्या होता है आपका? N होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया ये वाला फॉर्मूला। यहां से भी आपका बहुत सारा इक्वेशन आएगा। आपको सिर्फ एग्जाम में Cv का वैल्यू दे देगा, नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, और आपसे पूछ रहा होगा लेकिन डेल्टा एच का वैल्यू, तो आप कैसे निकालोगे? इस वाले इक्वेशन में Cv से Cp निकाल लोगे। ठीक है, अब Cp निकल गया तो आप DH आराम से निकाल लोगे, डेल्टा एच आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ये हो गया एक। अब मैं ये N को अगर मैं उस साइड भेजूं तो क्या हो जाएगा? N को अगर मैं उस साइड भेजूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे Cp है, यहाँ पे Cv है, दोनों के नीचे N आ जाएगा, दोनों के नीचे N आ जाएगा, और इधर क्या बच गया? R। अब देखो Cp बाई N ये क्या हो जाएगा? Cp बाई नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और Cv बाई N मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट V। ठीक है, ये हो जाएगा मोलर प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, अगर आपको मोलर हीट कैपेसिटी दे दिया है तो आपको N से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको Cp का वैल्यू लाना होगा। ठीक है, सॉरी नहीं भी लाओगे तो भी चलेगा। N अगर मोलर हीट कैपेसिटी दिया है तो इज इक्वल्स टू R होगा, अगर नॉर्मल Cv दिया है, Cp दिया है तो आपको इज इक्वल्स टू NR होगा। टेंशन नहीं लो, एग्जाम में ऐसा लिखा होगा कि मोलर है या नॉर्मल है। ठीक है, अगर मोलर लिखा है तो मोलर, अगर नहीं लिखा है तो नॉर्मल है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो एक और इक्वेशन है यहाँ पे, Cp बाई Cv इसका वैल्यू होता है आपका गामा। ठीक है, Cp बाई Cv का वैल्यू होता है आपका गामा। ठीक है, गामा क्या है आपको बाद में पता चलेगा। देखो अब देखो Cp बार अगर मैं करूं और Cv बार करूं तो क्या हो जाएगा? मैंने क्या किया? N से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ऊपर भी डिवाइड किया, नीचे भी डिवाइड किया, ओवरऑल क्या हो जाएगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? गामा ही होगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया इतना? चलो अब देखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्या देखेंगे हम? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जल्दी से देख लो, इसका बस एक फॉर्मूला है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है 1/v इंटू dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/v इंटू dv dp एट कांस्टेंट t। ठीक है, ये अगर आप याद रख सको तो रखो, नहीं रखो तो कोई बात नहीं, जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री जो है आपका ये एक काइंड ऑफ एक नया चैप्टर है, एक दूसरा चैप्टर है, पर यूजुअली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे देखो थर्मोकेमिस्ट्री होता क्या है। थर्मोकेमिस्ट्री में जो है आपको ये डील करता है विद ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन
chemical system and its surrounding when a chemical reaction takes place within a system. मतलब आपका कोई एक सिस्टम है, यहाँ पे इस सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। मतलब ये सिस्टम के अंदर कितना पटाखा फूट रहा है, क्या हो रहा है, कितना इस पे एनर्जी है, क्या ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है, ले रहा है, क्या कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, सॉरी हीट के साथ वो क्या कर रहा है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में। ठीक है, नाम भी देखो क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मो मतलब हीट, ठीक है, थर्मो मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, चलो अब देखो, इफ इन अ रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, देन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। ठीक है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं, 11th क्लास में ही पढ़ा है भाई हमने, 10th में भी पढ़ा है आपने शायद। ठीक है, अगर किसी सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो क्या है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है, हीट बाहर जा रहा है सिस्टम से, तो क्या है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर, चलो अब हम लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता क्या है, आपका रिएक्शन हो रहा है कोई भी एक, उस रिएक्शन में उसका इंथैल्पी क्या है, ये सब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला है हमारा, इंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन को होने में जो इंथैल्पी चेंज हो रहा है उसको बोल देते हैं इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, सिंपल है ना। यहाँ पे मान लो आपका ए प्लस बी से आपका कुछ बन रहा है सी प्लस डी। ठीक है, सी प्लस डी बन रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने एक और बोल दिया, ये बोल दिया ई। अब इसमें से ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है, जस्ट रैंडम मान लिया है। ठीक है, मान लो ये कोई एक रिएक्शन है जहाँ पे ये ए और बी मिला के सी डी ई मिला रहा है, जिसमें ए गैस है, सी गैस है और ई गैस है, गैसियस स्टेट में है ये। ठीक है, अब बाकी का चीज इसको होल्ड पे करो। इस वाले रिएक्शन पे जो भी इंथैल्पी चेंज हो रहा है, जो भी इंथैल्पी चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, फॉर इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन डेल्टा एच। ठीक है, जो भी चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इट कैन बी ऑफ टू टाइप, इंथैल्पी of reaction can be of two type, at constant volume, at constant pressure। at constant volume रहा तो dv सॉरी qv होगा, constant pressure होगा तो dp होगा। ठीक है, तो देखो जब भी, सॉरी dp नहीं qp होगा। ठीक है, qv हमने देखा, qv का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा u होता है, qp का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा h होता है। अगर ये फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा कंसंट्रेशन मांगता है, आपको थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है। अब देखो इतना आपका हो गया। अब आपका डेल्टा एच का यानी कि इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है आपका। क्या है फॉर्मूला, वो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है, अब डेल्टा एच और डेल्टा यू तो हमें पता है, डेल्टा एच इंथैल्पी है, डेल्टा यू हमारा इंटरनल एनर्जी है। ये डेल एन जी क्या बोला है, आर भी हमें पता है, रियल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। डेल्टा एन जी क्या बोला है, डेल्टा एन जी है आपका डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous product and reactant।
रिएक्टेंट। क्या है ये? डिफरेंस इन नंबर ऑफ गेशियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। मतलब क्या है? कोई भी आपका रिएक्शन हो रहा है तो उसमें गेशियस प्रोडक्ट कितना है, कितना मोल्स ऑफ गेशियस प्रोडक्ट है, माइनस कितना मोल्स ऑफ गेशियस रिएक्टेंट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देख लो, अगर मैं यहाँ पे डेल एन निकालने की कोशिश करूँ, डेल्टा एन निकालने की कोशिश करूँ, डेल्टा एन जी निकालने की कोशिश करूँ, सॉरी, तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट साइड में आपका कितना गैस है, कितने गैसियस मॉलिक्यूल्स है, मोल्स है, सी है और ई है। सी का आपका ए है, एक मोल है, ई का भी आपका 1 मोल है, तो टोटल कितना मोल हो गया यहाँ पे? 2 मोल हो गया प्रोडक्ट में, माइनस आपका रिएक्टेंट में कितना है? 1 मोल ऑफ ए है, तो यहाँ पे -1 हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? डेल एन जी का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बोलती यहाँ पे ये रिएक्शन में 1 नहीं होके 2 होता तो क्या हो जाता आपका? डेल एन जी, डेल एन जी आपका हो जाता, प्रोडक्ट में कितने गैसेस है, एक सेकेंड, प्रोडक्ट में आपका कितना गैसियस प्रोडक्ट है? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, 3 मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट है, तो 3 हो गया, और रिएक्टेंट में आपका 1 ही है, तो यहाँ पे आंसर आपका 2 आ जाता। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। डेल एन जी निकालना समझ में आ गया होगा। याद रहे आपको डेल एन जी निकालते टाइम सिर्फ और सिर्फ गैसियस कंपाउंड देखना है। यहाँ पे मैंने बी और डी को कंसिडर ही नहीं करा है। ठीक है, बी और डी गैस में नहीं है, लिक्विड है या सॉलिड है मुझे उससे मतलब नहीं है। इफ इट इज नॉट गैसियस आई विल नॉट कंसिडर इट। ठीक है, डेल एन जी निकालने के लिए आपको सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट को ही देखना है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन आपका, ये वाला फॉर्मूला आपका हो गया, इसको भी आपको फॉर्मूला बुक में डालना है और याद करना है। ठीक है, इसका डेरिवेशन को लेके आपको ज्यादा नहीं सोचना है। तो चलो लास्ट हम लोग आज के वीडियो में ये वाला क्वेश्चन करेंगे और फिर छुट्टी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है फॉर कन्वर्शन ऑफ 1 मोल of SO2 gas into SO3 gas, the enthalpy of the reaction at constant V and 298 Kelvin is इतना। ठीक है, किसका वैल्यू दे दिया है आपको? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको दे दिया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये दे दिया है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालना है। तो आपको यहाँ पे मस्त कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे भी इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है, यहाँ पे भी इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट V बोल रहा है। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट V बोल रहा है। कांस्टेंट V बोलते ही आपको समझ जाना चाहिए किसकी बात कर रहा है? डेल्टा U की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हमें दे दिया है? डेल्टा U का वैल्यू दे दिया है -97.02 किलो जूल है, तो इसको लगे हाथ कन्वर्ट कर लो जूल में। ठीक है, और क्या दिया है आपको? टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर दिया है 298 दिया है। इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालने बोल रहा है, एन का वैल्यू आपको 1 दिया है। ठीक है, 1 मोल ऑफ SO2 यहाँ पे रिएक्शन में आ रहा है। चलो अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसका बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन क्या है इसका? आपका SO2 प्लस हाफ O2 क्या देता है हमें? हाफ O2 क्या देता है हमें? SO3 देता है। ठीक है, SO3 देता है। अब देखो हमसे पूछ रहा है इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन का हमारे पास एक प्यारा सा फॉर्मूला है। क्या है? डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल NG इंटू RT, है ना? अब देखो यहाँ पे डेल्टा H का वैल्यू क्या है? डेल्टा H का वैल्यू तो हमें निकालना है, डेल्टा U का वैल्यू हमें पता है -97.02 इंटू 10⁻³ क्या है आपका? जूल है। यहाँ पे मैं यूनिट नहीं लिखूंगी। और आपको निकालना है यहाँ पे डेल NG। तो डेल NG देखो ये आपका गैसियस है, ऑक्सीजन आपका गैसियस है, SO3 आपका गैसियस है, मतलब सारा का सारा आपका गैसियस है। अगर यहाँ पे आपको डेल NG निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 1
यानी कि SO3 यानी कि प्रोडक्ट में आपका 1 है, माइनस क्या है यहाँ पे SO2 आपका 1 है, और ऑक्सीजन आपका हाफ यूज हो रहा है, ऑक्सीजन आपका हाफ यूज हो रहा है, 1 माइनस हाफ। ठीक है, तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस हाफ। ठीक है, डेल एन जी का वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस हाफ। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे ये 1/2 वाले फॉर्म में क्यों लिखा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया सबने। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए नहीं किया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें क्वेश्चन में बोल दिया है ना कि यहाँ पे हमने 1 मोल यूज किया है, 1 मोल SO2 हमने यूज किया है, ये हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया है, तो हम खुद से 2 मोल कैसे ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा डेल एन जी का वैल्यू आपका दे दिया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमें इसीलिए हमने 1 SO2 मॉलिक्यूल लेके किया है। अब देखो डेल एन जी का वैल्यू कितना है माइनस हाफ, क्लियर। और क्या बोल दिया है आपको, आर का वैल्यू कितना होता है 8.314 इंटू टेम्परेचर आपको दे दिया है 298 केल्विन। ठीक है, अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 9825.8.786 जूल। ठीक है, अब अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 98.258 किलो जूल। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो आज की वीडियो में यहीं तक हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोकेमिस्ट्री को एक आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, क्या समझा रही हूँ, अगर मेरा आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो प्लीज़ यू कैन फील फ्री टू कमेंट डाउन इन आवर वीडियो।